नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त शिखा। हमारे आज के इस सेशन में हम एमपीपीएससी प्री के न्यू सिलेबस के यूनिट 1 के 5वें टॉपिक स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट को कवर करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में भी हमने यही किया था। ये इसका सेकंड पार्ट है। अगर आप लोग ने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा तो पहले उसे देख लें, इससे ये आपको इजीली समझ में आ जाए। शुरू करते हैं। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आंदोलन का तीसरा चरण था। इसको गांधीवादी युग भी कहते हैं। 1919 से 1929 तक इसमें गांधी जी का सक्रिय राजनीति में प्रवेश हो चुका था। गांधी जी आ गए थे भारत और राजनीति में प्रवेश कर लिया था। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अनेक आंदोलन किए थे, जैसे चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। ये आंदोलन किए थे गांधी जी ने। और इससे पूर्व जब गांधी जी अफ्रीका चले गए थे, अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। 1893 में। और लौट के कब आए? 1915 में। अफ्रीका में भी गांधी जी ने जातीय भेदभाव के विरुद्ध सफल सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। 1915 में गांधी जी भारत लौट कर आए और गांधी जी ने भारत की राजनीति में प्रवेश किया। 1916 में अहमदाबाद के समीप साबरमती आश्रम की स्थापना की, अहमदाबाद में। और यहाँ पर अहमदाबाद में आंदोलन भी चलाया था, मिल मजदूरों के लिए उनकी लड़ाई लड़ी थी। 1917 में बिहार स्थित मिल मजदूरों की लड़ाई क्या थी? तो प्लेग बोनस था, उसको बढ़वाना चाहते थे। वो प्लेग के बोनस को बढ़ाना चाहते थे। 1917 में बिहार स्थित चंपारण में किसान आंदोलन चलाया। ये आंदोलन क्यों चलाया था? 3 कठिया प्रणाली, जिसमें किसानों को उनकी 2/3 भूमि पर, कुल भूमि के 2/3 पर नील की खेती करना अनिवार्य कर देते थे ब्रिटिशर्स, कि इतने में तो आपको नील की खेती करना ही करना है। तो इसके विरोध में चलाया 1917 में चंपारण में। 18 में खेड़ा में कर नहीं आंदोलन चलाया, जो ज्यादा कर वसूला जा रहा था उसके विरुद्ध। प्रारंभ में गांधी जी संवैधानिक सुधारों के हिमायती थे। प्रारंभ में तो गांधी जी जो संविधान था उसी में सुधार कर रहे थे ब्रिटिशर्स का। परंतु 1919 के अमृतसर अधिवेशन के बाद से गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर आवाज उठाई। पर 1919 में जो जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, उसके बाद से गांधी जी अंग्रेजी शासन के खिलाफ खुलकर सामने आ गए थे। अब हम 1919 से 29 तक की प्रमुख घटनाओं की बात करें तो सबसे पहले खिलाफत आंदोलन हुआ था 19 से 22 तक। 1919 से 22 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भारतीय मुसलमानों को उनके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया था। क्या वचन दिया था? कि आपके जो धार्मिक मामले हैं उनमें हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। परंतु उन्होंने अपने वचन का पालन नहीं किया और टर्की में खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। पर अंग्रेज अपने वादे से मुकरे और टर्की नामक जगह पे, देश में उन्होंने क्या किया? खलीफा के पद को समाप्त कर दिया। मुसलमानों ने इसका विरोध किया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने एक कमेटी गठित की, खिलाफत कमेटी, और खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। आंदोलन का समर्थन कांग्रेस द्वारा भी किया गया। गांधी जी ने भी कांग्रेस पार्टी को मुसलमानों के जो आंदोलन था इसमें साथ देने के लिए कहा। महात्मा गांधी के विचार से अंग्रेजों के खिलाफ हिंदू और मुसलमानों के एक होने का यह स्वर्णिम अवसर था, गोल्डन चांस था, जिसमें हिंदू मुसलमान एक हो जाएंगे। पर मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में टर्की में खलीफा की सत्ता समाप्त हो गई। पर जो मुस्तफा कमाल पाशा थे अंतिम खलीफा, इनके नेतृत्व में टर्की में क्या किया गया? खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया गया। जिसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे हिंदू मुसलमान दोनों एक होकर खिलाफत आंदोलन से, वो पद समाप्त होते ही क्या हुआ? ये खिलाफत आंदोलन भी समाप्त हो गया।
जिसके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है पद के लिए, वही नहीं रहा, तो आंदोलन भी समाप्त हो गया। इसके बाद अगला आंदोलन था गांधी जी का असहयोग आंदोलन। 1920 से लेके 22 तक चला। 22 में जो चोरा चोरी कांड हो गया था, उसके बाद ये समाप्त हो गया था। गांधी जी को रोलेट एक्ट व मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से बड़ा आघात लगा। जो ब्रिटिशर्स रोलेट एक्ट लाए थे, जिसमें बिना अपील, वकील या दलील के किसी को भी बिना केस के गिरफ्तार कर रहे थे भारतीयों को, उससे गांधी जी बहुत आघात हुए थे। इसके बाद जो सुधार किए थे, उसमें भी कोई विशेष सुधार नहीं किया गया जो कि भारतीयों के हित में हो। इसके चलते गांधी जी रुष्ट थे, उनको आघात था। मुसलमानों ने भी खिलाफत कमेटी का गठन कर खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। कांग्रेस का सहयोग मिलने से हिंदू मुसलमान फिर से एक हो गए थे। इनके खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं ने भी साथ दिया, तो फिर से एक हो गए थे। अलग कब हुए थे? जब बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद से धीरे धीरे अलग होते गए। 1906 में मुस्लिम लीग बनने के बाद मतभेद शुरू हो गए थे। गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाने का निश्चय किया। सितंबर 1920 कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गांधी जी ने, सितंबर 1920 में कलकत्ता में, जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा कि अब हम ब्रिटिश सरकार को असहयोग करेंगे पूरी तरीके से। देशबंधु चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। जब कोई भी काम किया जाता है तो कुछ लोग समर्थन में खड़े होते हैं दोस्तों, और कुछ लोग विरोध करते हैं। तो इसी तरीके से देशबंधु चित्तरंजन दास और मदन मोहन मालवीय क्या कर रहे थे? इसका विरोध कर रहे थे, परंतु अधिकांश लोग गांधी जी के समर्थन में थे, भारत की जनता थी। दिसंबर 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में प्रस्ताव की पुष्टि की गई। तो दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था, उसकी पुष्टि कर दी गई। भारत का अपार समूह गांधी जी के साथ था असहयोग आंदोलन में। इसमें क्या कर रहे थे भारत की जनता? सरकारी उपाधियां जो दी गई थी भारतीयों को, उसका त्याग कर रहे थे। वकील अदालतों का बहिष्कार कर रहे थे, कोर्ट ही नहीं जाएंगे, ना केस लड़ेंगे। विद्यार्थी स्कूल कॉलेज का त्याग कर रहे थे, पढ़ाई नहीं करेंगे, कॉलेज स्कूल नहीं जाएंगे। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करा, होली जला दी उनकी, देसी वस्त्र अपनाए। असहयोग आंदोलन अपने चरम पे था, तभी एक घटना होती है, चोरा चोरी कांड। 5 फरवरी 1922 को। कब हुई? 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चोरा चोरी नामक स्थान पर। उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा था? गोरखपुर। स्थान था चोरा चोरी। कांग्रेस के जुलूस को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया। कांग्रेस के लोग जो असहयोग आंदोलन के चलते भीड़ इकट्ठा कर रहे थे और जुलूस निकाल रहे थे, तो ब्रिटिशर्स उसका दमन कर रहे थे, रोक रहे थे। इसके चलते क्या हुआ? जनता और पुलिस में मुठभेड़ हो गई, विवाद हो गया, और पुलिस भागकर कहाँ छिप गई? थाने में। और जनता वाले भी रुष्ट थे। भारतीय भीड़ ने थाने को घेर लिया और उसमें क्या कर दी? आग लगा दी। थाने को घेर के आग लगा दी, जिससे क्या हुआ? थानेदार के साथ 21 सिपाही जलकर राख हो गए। और गांधी जी अहिंसक अहिंसक थे, वो हिंसा के बिल्कुल खिलाफ थे। इससे उन्हें बहुत दुख पहुंचा, और उन्होंने क्या किया? 12 फरवरी को बारदोली में बैठक बुलाई और असहयोग आंदोलन को कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। इससे भारत की जनता नाराज थी, क्योंकि सभी लोग असहयोग आंदोलन में भाग ले रहे थे, और गांधी जी के इस कदम से वो थोड़े से अलोकप्रिय हो गए थे कुछ समय के लिए। 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिया गया, सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया ब्रिटिशर ने, और उसमें से गांधी जी को भी गिरफ्तार किया और 6 वर्ष के लिए जेल भेज दिया। पर बीमारी के चलते 5 फरवरी 1924 को उनको रिहा कर दिया गया। गांधी जी जेल में बीमार हो गए, जिससे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। जैसे ही गांधी जी गिरफ्तार हुए थे और नेता गिरफ्तार हो गए थे बड़े बड़े,
और असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। फिर हम अगली घटना की बात करें तो स्वराज्य दल की स्थापना होती है 1923 में। ये कांग्रेस से अलग होकर स्थापना की गई थी। जो चोरा चोरी कांड हुआ था उससे नाराज होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था और सभी बड़े नेताओं को ब्रिटिशर ने जेल में डाल दिया था। जनता के मार्गदर्शन के लिए नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी क्योंकि भीड़ भी तितर बितर हो गई थी कि नेता ही नहीं बचा था, अब आगे हम क्या करेंगे। तो 1922 के गया अधिवेशन में अंसारी और राजगोपालाचारी से मतभेद होने के कारण चित्तरंजन दास ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। जो 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था उसमें अंसारी और राजगोपालाचारी से चित्तरंजन दास का मतभेद हो गया था और उन्होंने क्या कर दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। दिसंबर 1922 में इलाहाबाद में स्थापना किसने की, मोतीलाल नेहरू ने स्वराज्य पार्टी की। और चित्तरंजन दास जो कि कांग्रेस से पहले ही अलग हो गए थे वो भी इनके साथ थे, दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की। पार्टी ने प्रचार करने के लिए देश का तूफानी दौरा किया, जल्दी जल्दी दौरा किया, पूरे देश का प्रचार किया, बताया कि अब ये नई पार्टी बन गई है स्वराज्य पार्टी। 1923 में चुनाव में इस पार्टी ने भाग लिया और सफलता भी प्राप्त कर ली। फिर हम अगली घटना की बात करें, साइमन कमीशन का बहिष्कार होता है 1927 में जो आया था साइमन कमीशन। 1919 के अधिनियम में यह बात कही गई थी कि हर 10 साल बाद भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए कमीशन नियुक्त किया जाएगा। ये कब कहा गया था, 19 के अधिनियम में, कि हर 10 साल बाद संविधान में क्या सुधार हुआ है उसके लिए कमीशन की नियुक्ति की जाएगी। प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। कमीशन क्या करेगा, जांच करेगा कि जो संविधान लागू किया गया था पहले 10 वर्ष पहले उसने कितना अच्छा काम किया है प्रशासन में, उसकी जांच करेगा और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ब्रिटिश संसद ने वकील जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यों का दल भारत भेजा। तो ब्रिटिशर ने क्या किया, जॉन साइमन को चुना, अध्यक्ष बनाया और 7 सदस्यों का दल भारत भेजा। और इन 7 में से क्या था, एक भी भारतीय नहीं था, सारे के सारे गोरे थे, इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, व्हाइट मैन कमीशन। भारत में साइमन कमीशन का जगह जगह पर काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया है। भारतीयों ने विरोध किया क्योंकि 7 सदस्य थे, सातों ही गोरे थे। जांच करेंगे संविधान में सुधारों के भारतीयों के, पर उनमें से एक भी भारतीय नहीं होगा, इसके चलते विरोध किया। विरोध में काले झंडे दिखाए और साइमन वापस जाओ के, साइमन गो बैक के नारे लगाए। लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया। लाहौर में लाला लाजपत राय थे, उनके नेतृत्व में विरोध किया गया। जब लाला लाजपत राय जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे भीड़ में, तभी अंग्रेजों ने क्या किया, जुलूस पर लाठी का प्रहार करना शुरू कर दिया, जिससे लाठियों से क्या हुआ, लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और उसी लाठी से उनकी मृत्यु भी हो गई, लाला लाजपत राय की। साइमन कमीशन ने 2 बार भारत का दौरा किया था। इसने अपनी रिपोर्ट मई 1920 को दी, प्रकाशित हुई। सुझाव में क्या बताया अपनी रिपोर्ट में, साइमन कमीशन की रिपोर्ट में, प्रांतों में दोहरा शासन समाप्त करें, उत्तरदायी शासन स्थापित किया जाए, केंद्रीय शासन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाए, भारत के लिए संघीय शासन की स्थापना की जाए, उच्च न्यायालय को भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए, हाई कोर्ट को, क्योंकि भारतीय रहते हैं अधिकतर न्यायालय के प्रकरणों में, तो उच्च न्यायालय भारत सरकार के अधीन कर दिया जाए। अल्पसंख्यकों के हितों के लिए गवर्नर व गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियां प्रदान की जाए, प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए, मताधिकार पर सिफारिश की, हर 10 साल बाद भारत की संवैधानिक प्रगति की जांच होगी। इसके बाद हम अगली घटना की बात करें
तो ये बारदोली सत्याग्रह है। गुजरात स्थित बारदोली के किसानों ने किया बारदोली सत्याग्रह। गुजरात में स्थित बारदोली नामक जगह पे हुआ। किसानों ने किया। जमींदारों द्वारा अधिक लगान वसूल कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा था। इसके विरुद्ध जो जमींदार थे, जो किसानों से लगान वसूल करके किसको देते थे? ब्रिटिशर को। जमींदार मध्यस्थ की तरह कार्य करते थे। ये किसानों से लगान लेते थे और सरकार को देते थे। तो ये अधिक लगान वसूल कर रहे थे। इसके विरोध में बारदोली में सत्याग्रह हुआ, जिसमें लौह पुरुष सरदार पटेल ने सन 1928 में किसानों को संगठित कर सत्याग्रह किया था। इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्हें हम लौह पुरुष भी कहते हैं। और ये हुआ कब था बारदोली का सत्याग्रह? सन 1928 में। फिर हम अगली घटना की बात करें तो लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। 1929 में हुए लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। लाहौर में जो अधिवेशन हुआ 29 में, अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ब्रिटिश सरकार ने नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकृत कर दिया था। ब्रिटिश सरकार ने जो 1928 में नेहरू जी रिपोर्ट लाए थे, साइमन कमीशन जब आया था, उसके बाद 1928 में उसको ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था? मानने से इनकार कर दिया था, अस्वीकृत कर दिया था। इसलिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। तो अब भारतीय भी क्या बोलने लगे कि अब हम तो पूर्ण स्वतंत्रता ही लेंगे, पूरी तरीके से स्वतंत्रता का प्रस्ताव। और इसके चलते 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात 12 बजे कांग्रेस ने भारत का तिरंगा झंडा फहरा दिया और खुद को स्वतंत्र घोषित किया। कांग्रेस कमेटी को अधिकार दिया कि वह उपयुक्त अवसर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दे। मतलब जब भी अवसर हो सही, तो हम सविनय सरकार की अवज्ञा करेंगे। यह भी तय किया गया कि प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में विशेष महत्व का माना जाएगा। जो 26 जनवरी 1930 का दिन था, जिस दिन को इन्होंने विशेष महत्व का माना, और क्या बोला कि इसी को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे 26 जनवरी को दिन को। तो इसके चलते जो भारत में संविधान बना था, वो भी हमने 1947 में स्वतंत्र हो गए थे। उसके बाद संविधान बनने की प्रक्रिया चालू हो गई थी, पर लागू कब किया गया था? 26 तारीख को, जनवरी में। 26 जनवरी 1930 को लागू किया गया और 26 जनवरी का दिन गणतंत्र दिवस के रूप में तभी से मनाया जाने लगा। तो ये खत्म हो गया हमारा ये टॉपिक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। ये सेकंड पार्ट था, इसके पहले वाला पार्ट भी है अवेलेबल। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।